संध्या इन ट्रेन। शहर मुजफ्फरपुर, दिन 25 फरवरी। संध्या आज सुबह 5:30 बजे ही जाग गई। 8 बजे उसे माँ के साथ अहमदाबाद जाना था। अहमदाबाद में उसके मामा रहते थे। बहुत दिनों से उसकी ममेरी बहन उसे आने की जिद कर रही थी। अंततः बहुत कोशिशों के बाद माँ भी इस यात्रा के लिए तैयार हो गई। संध्या 22 साल की हो चुकी थी, लेकिन इतनी लंबी ट्रेन यात्रा पहले उसने अपने जीवन में कभी नहीं की थी। साबरमती एक्सप्रेस में रिजर्वेशन हो चुका था। S6 कोच में दोनों लोअर बर्थ थे। स्टेशन से उसका घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन वह इस यात्रा के लिए इतनी उत्तेजित थी कि वह रात भर ठीक से सो नहीं सकी। वह पहली बार बिहार के बाहर जा रही थी। माँ और उसे स्टेशन पर छोड़ने के लिए उसका भाई भी आया था। 7:30 बजे तक दोनों अपने सीट पर थे। कुछ देर बाद भाई ने माँ के चरण स्पर्श कर विदा ली और जाते जाते कहा कि कुछ दिनों बाद वह भी अहमदाबाद आ जाएगा। नियत समय पर ट्रेन खुल गई। कुछ देर बाद दोनों ने चाय पी और माँ ने हिंदुस्तान अखबार खरीद ली। संध्या को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कभी कभार अखबार पलट लेती थी। माँ ने 15-20 मिनट अखबार पढ़ी और संध्या को थमा दी। अखबार में और क्या होता, बस वही लालू और राबड़ी के करामाती किस्से और विपक्ष द्वारा जंगल राज के नारे। कुछ दिनों पहले संध्या ने पिताजी से सुना था कि किसी संजय सिंह की हत्या खनन माफियाओं द्वारा रोहतास में कर दी गई थी। संध्या की इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सीधा अंतिम पृष्ठ पर कुछ सिनेमा की खबरें तलाशने लगी। तभी माँ ने कहा, तुम्हें अभिनेता अभिनेत्रियों के अलावा किसी चीज़ में दिलचस्पी है क्या? कभी कभार देश दुनिया में क्या हो रहा है इसकी भी खबर ले लिया करो। मुझे तो लगता है तुम्हें देश के प्रधानमंत्री का भी नाम पता नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी। मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। राजनाथ सिंह। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। कोई मोदी है। अब बस चुप भी हो जाओ, मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो। माँ हंसने लगती है। माँ ने फिर कहा, ज़्यादा सीट खाली ही लग रही हैं, अगले स्टेशनों पर आ जाएंगे। कुछ घंटे बाद ट्रेन बिहार छोड़कर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन अभी भी ज़्यादातर सीटें खाली ही थी। उन्हें थोड़ा आश्चर्य भी लग रहा था, क्योंकि भारत में खाली ट्रेन देखना कोई चमत्कार से कम नहीं है। उन्हें इस बात की खुशी भी थी, लेकिन उनकी यह खुशी फैजाबाद पहुंचने तक ही रही। लगभग शाम 7 बजे तक फैजाबाद में लोगों का एक बड़ा हुजूम उनके डिब्बे में दाखिल हुआ। भीड़ परेशान करने वाली थी। उन्हें बाद में पता चला कि ये लोग कर सेवक थे और अयोध्या में हुए पूर्णाहुति महायज्ञ के बाद अहमदाबाद लौट रहे थे। इसके बाद डिब्बे में सिर्फ राम मंदिर की ही बातें होने लगी। यदा कदा जय श्री राम के नारे लगते ही रहते। संध्या के लिए यह एक बिल्कुल ही नया अनुभव था। उसने राम मंदिर विवाद के बारे में सुना जरूर था, लेकिन यह विवाद इस स्तर का है इसका उसे जरा भी ज्ञान न था। कर सेवकों में महिलाएं भी थी और कई बच्चे भी। संध्या की माँ एक महिला कर सेवक से बातें करने लगी। माँ ने उस महिला से पूछा, क्या आपको लगता है कि राम मंदिर कभी बन पाएगा? महिला कर सेवक ने कहा, 100% यही प्रभु की इच्छा है। दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर को बनने से नहीं रोक सकती। माँ ने पुनः कहा, अटल जी को प्रधानमंत्री बने हुए 3 साल हो चुके हैं। उनका कार्यकाल खत्म होते होते क्या ये हो पाएगा? महिला ने कहा, मामला तो अभी कोर्ट में विचाराधीन है, परंतु हमें विश्वास है आज नहीं तो कल होगा जरूर। संध्या उनकी बातें गौर से सुन रही थी। महिला कर सेवक ने संध्या की ओर देखते हुए माँ से पूछा, आपकी बेटी है, बहुत सुंदर है, शादी हो गई क्या? माँ ने हंसते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं, अभी तो पढ़ाई ही कर रही है। संध्या मुस्कुराने लगी। 2 घंटे बाद माहौल शांत होने लगा। धीरे धीरे लोग नींद की आगोश में समाने लगे। 10:30 बजे तक माँ और संध्या भी सो चुकी थी। संध्या अब स्वप्न लोक में थी, लेकिन आज वह जिस स्वप्न लोक में थी वह कुछ अलग प्रकार का था। यह स्वप्न लोक सच्चाई से भी ज़्यादा सच लग रहा था। वह सपने में किसी बूढ़े से बातें कर रही थी। तभी उसे लगा कि वह नदी में डूब रही है। वह हड़बड़ाकर उठ गई। वह बेहद ही डर गई थी। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। रात के 3 बज रहे थे। उसने सपने को याद करने की लाख कोशिशें की, किंतु कुछ भी याद नहीं आया। बस बूढ़े का चेहरा अभी भी आंखों के सामने घूम रहा था। संध्या ने डिब्बे में नजर दौड़ाई। कोई जगह नहीं था।
ऐसा लग रहा था कि मानो सभी को नशे की गोली दे दी गई हो। संध्या उठकर वॉशरूम की ओर जाने लगी। डिब्बे में लोग भरे पड़े थे, परंतु सभी के सभी बेहोश से प्रतीत हो रहे थे। संध्या जब वॉशरूम के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि एक आदमी ट्रेन के गेट से कुछ फेंक रहा था। संध्या और उस आदमी की नज़र से नज़र मिली। संध्या आश्चर्यचकित रह जाती है। उस आदमी की शक्ल उसके सपने के बूढ़े से हूबहू मिल रही थी। बूढ़ा आदमी अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, परंतु वह जिस काम में लगा हुआ था उस काम को बिल्कुल भी छोड़ता नहीं है। गेट के पास बड़े बड़े 5-6 प्लास्टिक के बड़े बड़े डिब्बे थे। वह उसे उठा उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक रहा था। संध्या ने सवाल किया, ये तुम क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? बूढ़े ने जवाब दिया, मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब देने का बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर मदद करना चाहती हो तो इन डिब्बों को बाहर फेंकने में मेरी मदद करो। क्या है इन डिब्बों में? मौत का सामान। संध्या चौंक जाती है। वह एक डिब्बे को उठाने का प्रयास करती है। डब्बा काफ़ी भारी था, लेकिन उसे इसका अंदाजा लग जाता है कि डिब्बे में कोई द्रव पदार्थ है। बूढ़ा इतने समय में 2 डिब्बे फेंक चुका था, 3 अभी भी बाकी थे। संध्या ने बूढ़े से कहा, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी कि इन डिब्बों में क्या है तो मैं तुम्हें इन्हें नहीं फेंकने दूंगी। बूढ़े की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा रहस्यमयी हो जाती है। उसने कहा, जितना कम जानो उतना अच्छा होगा। लेकिन अगर जानना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि इनमें पेट्रोल है। तुम कुछ गड़बड़ किस्म के इंसान लग रहे हो। मैं अभी दूसरे लोगों को जगाती हूँ। मैं जब तक यहाँ हूँ कोई नहीं जागेगा। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का समय बाकी है। अब तक सिर्फ एक डिब्बा बचा था। आखिरी डिब्बा भी बाहर फेंकने के बाद बूढ़ा संध्या को कहता है, अगले 2 दिनों में जो होना था वह अगले 15 सालों का निर्धारण करने वाली थी, परंतु अब नियति अलग मोड़ पर खड़ी है। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तो डर लग रहा है। तुम पागल हो। अगले 15 सालों में तुम सब कुछ समझ जाओगी। अपने सपने को मत भूलना। यह कहकर बूढ़ा वॉशरूम में घुस जाता है। हर कुछ संध्या की समझ के परे था। वह कुछ देर तक बूढ़े के निकलने का इंतजार करती है। 15 मिनट इंतजार करने के बाद भी जब बूढ़ा नहीं निकलता है तब संध्या वापस अपनी सीट पर वापस जाने लगती है। वापस लौटते वक्त ट्रेन का माहौल पहले से काफ़ी अलग था। इस बार लोग बेहोश नहीं लग रहे थे, बल्कि हिलते डुलते नजर आ रहे थे। वापस सीट पर लौटने के बाद संध्या सामान्य होने की कोशिश करती है और पुनः सो जाती है। वह फिर से उसी स्वप्न में पहुंच जाती है। इस बार का सपना पहले से भी ज़्यादा अजीब था। बूढ़ा हंस रहा था, ट्रेन जल रही थी, लोग चीख पुकार मचा रहे थे, ट्रेन पर हजारों लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। नींद फिर से टूट जाती है। इस बार सुबह हो चुकी थी। ज़्यादातर लोग जागे हुए थे और संध्या की माँ भी। ट्रेन ललितपुर स्टेशन पर रुकी हुई थी। माँ ने कहा, पता नहीं ट्रेन में तुम्हें इतनी नींद कैसे आ जाती है। मैं तो ट्रेन में ठीक से सो भी नहीं पाती। संध्या रात की घटनाओं को याद करने की कोशिश करने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या सपना था और क्या सच, लेकिन उसे वह बूढ़ा अच्छी तरह से याद था, और यह भी कि वह ट्रेन से कुछ फेंक रहा था। संध्या अपने सीट से उठती है और ट्रेन में बूढ़े को तलाशने लगती है, लेकिन उसे वो बूढ़ा कहीं भी नजर नहीं आता। थककर संध्या वापस अपने सीट पर आकर बैठ जाती है। वह अपनी माँ से इन सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं कहती। पूरे दिन ट्रेन चलती रही और संध्या बोर होती रही। कई जगहों पर ट्रेन यूं ही रुकी रहती। इसी तरह से रात हो गई। सोने के बाद संध्या फिर से सपनों की अजीब दुनिया में खो जाती है। 6:30 बजे सुबह संध्या जाग जाती है। तारीख 27 फरवरी। 7:40 पर ट्रेन गोधरा स्टेशन पहुंचती है। कुछ मिनटों के बाद ट्रेन गोधरा स्टेशन छोड़कर आगे बढ़ती है। 500 मीटर ट्रेन के आगे बढ़ने के बाद संध्या खिड़की से देखती है कि बहुत सारे लोग सिग्नल फालिया के आसपास खड़े हैं। संध्या को हर कुछ विचित्र सा लगा। आखिर इतनी बड़ी भीड़ वहां क्या कर रही थी। ट्रेन चलती रही। लगभग 11 बजे के आसपास साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद पहुंच चुकी थी। सभी लोग धीरे धीरे करके ट्रेन से उतरते हैं। प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद संध्या और माँ को यह देखकर बहुत खुशी होती है कि उसके मामा पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। संध्या अपने मामा के चरण स्पर्श करती है। मामा ने पूछा कि उनकी यात्रा कैसी रही। माँ ने कहा, बहुत लंबी यात्रा थी। फैजाबाद में भीड़ बहुत बढ़ गई थी, लेकिन अच्छा ही था। बात करते करते समय कट गई। स्टेशन से निकलने के बाद तीनों घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद संध्या के जान में जान आई। वह बहुत थक चुकी थी। अपनी मामी और ममेरी बहन से बातें करने के बाद वह ट्रेन की सारी बातों को भूल चुकी थी। वह लगभग 1 महीने तक मामा के घर ही रहती है। अहमदाबाद उसे मुजफ्फरपुर से काफ़ी अलग लगा। संध्या की ममेरी बहन का नाम श्रद्धा था। श्रद्धा काफ़ी बातूनी लड़की थी और संध्या से 2 साल छोटी थी। श्रद्धा को अपने राज्य की काफ़ी अच्छी जानकारी थी।
श्रद्धा संध्या को बताती है कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट से विधायक निर्वाचित हुए हैं और उनकी ऊर्जा बाकी राजनेताओं से काफ़ी अलग है। संध्या और श्रद्धा शाम में अक्सर बाहर घूमने निकल जाते थे। संध्या को अहमदाबाद काफ़ी भाया और उसे यह भी समझ में आ गया कि उसके प्रदेश को जंगल राज आखिर क्यों कहा जाता है। 1 महीने के बाद संध्या मुजफ्फरपुर लौट गई। दिन बीते 13 मई 2004। आज संध्या की शादी है। वह मंडप में बैठी हुई है, काफ़ी भीड़ भाड़ है। उसी दौरान संध्या को वही बूढ़ा फिर से नजर आ जाता है। वह चौंक जाती है। उसे सारा कुछ फिर से याद आ जाता है। 7 फेरे लेते लेते उसे भटराहा एक्सप्रेस और भटराहा शहर की सारी घटनाएं उसके आंखों के सामने दौड़ने लगती है। अब वह बहुत कुछ समझ पा रही थी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ उसके समझ के परे था। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और चुनाव में एनडीए को 303 सीट प्राप्त हुए हैं। कई साल और बीते। 16 मई 2014। संध्या हॉस्पिटल में थी। आज उसके बच्चे का जन्म हुआ। नर्स ने नवजात बच्चे को संध्या के हाथों में दिया। जैसे ही संध्या अपने बच्चों को बाहों में लेती है, फरवरी 2002 की सारी घटनाओं का महत्व शीशे की तरह साफ हो जाता है। सारी घटनाएं, जो हुई, जो नहीं हुई और जो हो सकती थी, संध्या अपने आंखों से आंसुओं को गिरने से रोक नहीं पाती है।